हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति के नियम के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं, जिसमें आज का वीडियो लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर का रहेगा। इसके बाद आने वाला जो वीडियो रहेगा वो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, न्यूमेरिकल सभी का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पहले जानते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर क्या है, किस तरीके से सोल्व करना है, और पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करते चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे देखिए कहता है, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जड़त्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि जड़त्व होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जड़त्व जो आपका है ना, वो किसी वस्तु का वह गुण होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का विराम की अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने वाला जो गुण है उसी को हम लोग जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है विराम का जड़त्व और एक आपका होता है गति का जड़त्व। ठीक है, एक आपका विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है। तो यहाँ पे जड़त्व आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं तो चलिए इनको देखते हैं। पहले दिया है कि एक रबर की गेंद एवं उसकी आकार का पत्थर, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का एक सिक्का। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। तो देखिए, जड़त्व अधिक होने के लिए क्या जरूरत होता है कि जिसका जो द्रव्यमान ज्यादा होता है उसी का जड़त्व अधिक होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसी का जड़त्व अधिक होता है। अब यहाँ पे एक गेंद है, ठीक है, एक गेंद इसी आकार का है, मान लीजिए इतना इस आकार का गेंद है और इसी आकार का पत्थर है, लेकिन इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो इस कंडीशन में पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से इसका जो संवेग, इसका जो जड़त्व होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, जड़त्व अधिक होगा। फिर उसी तरीके से साइकिल का द्रव्यमान कम है और आपका रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा है, तो रेलगाड़ी का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। फिर 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का में क्या होगा कि जो 5 रुपए का सिक्का है उसका जड़त्व अधिक होगा, 1 रुपए का सिक्का का जड़त्व कम होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। उत्तर में हमने लिखा भी है, पत्थर, रेलगाड़ी, 5 रुपए के सिक्के, इन सभी का जड़त्व सबसे अधिक होगा इन क्वेश्चंस के अनुसार। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा डाउट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो न्यूटन ने, पहले आपको हम बता दें, न्यूटन ने गति के बारे में 3 नियम दिया था। फर्स्ट नियम में उसने ये बताया कि कोई भी वस्तु विराम अथवा गति की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु विराम अथवा गति के अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल उस पर कार्य ना करे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सेकंड नियम में उसने क्या दिया, न्यूटन ने यह दिया कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर और उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती और यह परिवर्तन उस बल के दिशा में ही होगा। ये उसने सेकंड नियम दिया। और थर्ड नियम में उन्होंने क्या दिया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो जड़त्व का नियम अभी हमने आपको समझाया था कि कोई भी वस्तु विराम अथवा गति के अवस्था में बनाए रखने के कारण वो जड़त्व के नियम कहलाता है। चाहे ऐसे भी आप कह सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा कोई वस्तु विराम अथवा गति के अवस्था को बनाए रखता है उसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन के फर्स्ट नियम में वही चीज लिखा गया है कि कोई भी वस्तु विराम अथवा गति की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। तो फर्स्ट नियम से क्या मिल गया,
जड़त्व का नियम। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देती है, और बल की परिभाषा का जो सूत्र होता है F बराबर ma होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो इसी नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से ही गति में बल का परिभाषा मिलता है। जैसे देखिए, कहता है कि कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में या गति की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल, देखिए यहाँ पे आया बाहरी बल का प्रयोग ना किया गया हो। तो बाहरी बल कहने का मतलब जब तक उस पे हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये कौन से नियम में बात की गई, प्रथम नियम में बात की गई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी पिंड का त्वरण, कोई भी पिंड के जगह वस्तु भी हो सकता है, तो किसी पिंड का त्वरण कब शून्य हो जाता है। तो देखिए, त्वरण के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला से आपको समझा देते हैं। ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यानी इनमें वेग का परिवर्तन होना चाहिए। यदि वेग का परिवर्तन नहीं होता है तो इस कंडीशन में इसका जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, ठीक है, और इसका जो प्रारंभिक है वो 5 है, और अंतिम जो दूरी है वो भी 5 है। तो इस कंडीशन में इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, u माइनस v, यानी 5 माइनस 5। अगर मान लीजिए इसको तय करने में 5 सेकेंड का टाइम लेता है तो नीचे कर देंगे 5, तो 0/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब कोई भी वस्तु का त्वरण कब शून्य होगा, जब उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है जब उस पिंड के वेग में परिवर्तन ना हो तो इस कंडीशन में उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है। कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम लोग किसी से सूचित करते हैं, m से सूचित करते हैं, और वेग के सम्मिलित प्रभाव को, यानी वेग कहने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, v। तो आप जरा बताइए m भी कौन से फॉर्मूला में होता है। तो ये m भी किस में होता है, तो p बराबर mv होता है। आपने पढ़ा होगा p बराबर mv, और p का मतलब होता है संवेग। ठीक है, P का मतलब क्या होता है, संवेग। तो ये किस भौतिक राशि में आ गया, संवेग। और संवेग कौन से राशि में आता है, तो ये आपका सदिश राशि में। तो आप यहाँ पे संवेग भी लिख सकते हैं या सदिश राशि भी लिख सकते हैं। तो उत्तर में हमने यहाँ पे डाल दिया है संवेग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संवेग के परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करती है। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्टली आपसे राशि पूछा गया है, तो संवेग कौन से राशि है, तो ये संवेग आपका सदिश राशि है। तो यहाँ पे सदिश राशि को कर देंगे। और सदिश राशि क्यों है, तो आप जानते हैं सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें कुछ परिमाण हो और उनका कुछ दिशा हो। अगर उनमें कोई डायरेक्शन और रिजल्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए परिमाण है, मास है, और दिशा में क्या है, वेलोसिटी है, यानी वेग है। तो इस कंडीशन में इसमें क्या हो जाएगा, सदिश राशि। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है। तो देखिए, यहाँ पे पहले जो चीज दिया गया उसी को लिखिए। बल कहने का मतलब F, और इसमें त्वरण क्या हो रहा है, A। तो इनमें क्या संबंध है, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, जब त्वरण उत्पन्न होगा तो किसी वस्तु पर ही उत्पन्न होगा। ठीक है, और उसका कुछ द्रव्यमान होगा, उसका कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो F बराबर m में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर m में फॉर्मूला पढ़ा होगा। F का मतलब फोर्स, m का मतलब द्रव्यमान, और A का मतलब त्वरण। तो F बराबर m में का जो संबंध होता है वो बल का होता है, और यहाँ पे हमने लिखा भी है F बराबर m में, यही इसका संबंध है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बल एक अदिश राशि है या सदिश राशि। चलिए इसको हम यहाँ पे सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि बल सदिश है या अदिश है। कैसे, तो देखिए, मान लीजिए
यहाँ पे एक कोई पिंड रखा हुआ है या कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कोई पिंड रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, और यहाँ से कोई एक इंसान इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, और धक्का देने के बाद ये खिसक करके इस जगह पर आ गया, ठीक है, एक खिसक करके इस जगह पे आ गया। तो अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ परिमाण है, कुछ इसमें द्रव्यमान है, कुछ इसमें भार है, ठीक है, और ये कोई एक निश्चित दिशा में दूरी तय कर लेता है। तो इस कंडीशन से ये जो बल हो जाएगा वो कौन से राशि में आ जाएगा, सदिश राशि में आ जाएगा। तो उत्तर में हमने लिखा भी है कि बल एक सदिश राशि है। कैसे है इस चीज को हमने आपको बता दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संवेग का SI मात्रक क्या है। तो यदि आपको सूत्र पता है तो आप इसका SI मात्रक लिख लेंगे। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv होता है। m का मतलब द्रव्यमान होता है, ठीक है, m का मतलब द्रव्यमान होता है और v का मतलब वेग होता है। अब यहाँ पे द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, और इसका क्या होता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे इसका क्या निकल करके आ गया, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर में हमने लिखा भी है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है, शून्य या अशून्य। देखिए असंतुलित की बात करी गई है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले हम समझते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है, ठीक है, और इस पर कोई वस्तु, इधर कोई इंसान, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, ये 5 न्यूटन के बल से इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, और इधर से कोई इंसान इसको यहाँ से 10 न्यूटन या 7 न्यूटन का, ठीक है, ये धक्का दे रहा है। तो इस कंडीशन में ये वस्तु कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। इस कंडीशन में ये वस्तु इसके तरफ आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ वेग को तय किया, कुछ दूरी को तय किया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, यहाँ पे अगर हम त्वरण निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से तो कुछ एक घसकेगा ही, तो इस कंडीशन में इसका जो शून्य 0 है वो शून्य हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक कोई और पिंड लेते हैं और इसमें 5 न्यूटन का इधर से बल लगाते हैं और 5 न्यूटन का इधर से बल लगाते हैं, तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगा, वेग होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो ये क्या होगा, तो जब 0 होगा तो ये क्या होगा, इसका जो त्वरण हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे असंतुलित की बात करी गई थी, तो असंतुलित में हमने यहाँ पे देखा कि इसमें इसका जो त्वरण है वो 0 नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अशून्य, ठीक है। उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर अशून्य। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखें। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या है कि कोई भी पिंड पर आप जितना ज्यादा बल से प्रहार करेंगे वो भी आप पर उतना ही ज्यादा बल प्रहार करेगा। जैसे मान लीजिए आप एक पिंड है, ठीक है, और इस पे यदि आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ये भी आप पर उतना ही न्यूटन का बल लगाएगा। यही है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर या भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। तो पहले समझिए, मान लीजिए ये आपके पास कोई पिंड है, ये आपके पास क्या है, कोई पिंड है, और इस पे आप क्या कर रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं। तो ये जब बल लगाएंगे तो इस पर ही आप बल लगा रहे हैं, तो ये भी आप पर कुछ बल लगाएगा, ये आप पर बल लगाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब आपने कोई काम किया तो ये भी आपके ऊपर कोई प्रतिक्रिया छोड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक इंसान है और एक यहाँ पे कोई पिंड है, तो इसमें कितने वस्तु हो गए, 2 वस्तु हो गए। लेकिन इसमें कहा है कि क्या एक ही पिंड पर क्रिया और प्रतिक्रिया लगती है या भिन्न पिंडों पर। तो इसका जवाब हो जाएगा भिन्न पिंडों पर, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा पिंडों पर यहाँ पे बल लग रहा है। अगर एक पे लगता तो ऐसा कंडीशन नहीं उत्पन्न होता।
ठीक है, तो उत्तर में देखिए यहाँ पे हमने लिखा है भिन्न पिंडों पर लगते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार के जड़त्व से होता है। निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार के जड़त्व से होता है। अभी हमने आपको बताया था कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका विराम का जड़त्व होता है और सेकंड आपका गति का जड़त्व होता है। और ये भी हमने आपको बताया था कि जड़त्व कहते किसको है। जड़त्व वह गुण है जो किसी वस्तु के विराम अथवा गति की अवस्था को बनाए रखता है, उसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं या उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि कूदने से पहले मनुष्य दौड़ता है, इसमें कौन सा जड़त्व है ये आपको बताना है। फिर सेकंड में दिया है कि साइकिल सवार द्वारा पैडल चलाना बंद करने के बाद भी साइकिल सड़क पर कुछ दूरी तक गति में रहता है। फिर ग में कहता है कि यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी एकाएक चल पड़ती है। अब सारे चीजों को अच्छे से समझिए। कूदने से पहले मनुष्य दौड़ता है, इसमें क्या है? कूदने से पहले मनुष्य दौड़ने का मतलब इसमें कौन सा जड़त्व लगता है? तो उत्तर में देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि फर्स्ट में आपका गति का जड़त्व लगेगा। और कैसे लगेगा आइए इसको समझते हैं। जब इंसान कूदता है तो पहले वो शरीर को अपने शरीर को गति में लाता है, मोशन में लाता है। और गति का जड़त्व क्या कहता है? गति के जड़त्व क्या कहता है कि कोई भी वस्तु गति की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल और साथ में उस पर गति हमेशा चलता रहे या गति उस पर हमेशा लगता रहे। ठीक है, या गति की अवस्था में वो बने रहे। तो इस कंडीशन में क्या होता है? गति का जड़त्व होता है। तो यहाँ पे देखिए कूदने से पहले मनुष्य दौड़ता है, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि मनुष्य क्या है? गति में है, वो दौड़ रहा है। फिर उसके बाद साइकिल सवार, तो साइकिल पहले क्या था? तो गति में था और वो गति की अवस्था बनाए रखता है कब तक? जब तक कि उस पर विराम का जड़त्व ना लग जाए, यानी वो पूर्ण रूप से रुक न जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व। यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब अचानक या एकाएक चल पड़ती है। तो जब यात्री गाड़ी में बैठा होता है, जब ये यात्री गाड़ी में बैठा है तो ये विराम के जड़त्व में होता है। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी खुल चुकती है या मतलब चलने लगती है तो वो गति में हो जाती है और इसी के वजह से वो क्या होती है? एकाएक यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदलता है? यदि हाँ तो कितने से बदलता है? तो देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। कहता है एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान, यानी जब तो कोई पिंड चल रहा था तो उस समय उसका जो त्वरण था वो 5 गुना था, नहीं दौरान 5 गुना हो जाता है। यानी वो गति के समय पहले इसका त्वरण ए था, लेकिन जैसे ही वो गति स्टार्ट किया तो वो 5a में बदल गया, यानी त्वरण उसका 5 गुना हो गया। तो कहता है क्या इस पर बल भी बदल गया होगा? अगर बदला है तो कितना? यानी हमको बल फाइंड करना है। तो बल इसका उत्तर होगा 5 गुना। कैसे होगा आइए समझते हैं। तो पहले इसका त्वरण कितना था? तो 5 था, पहले इसका त्वरण a था और जब ये गति किया तो कितना हुआ? 5a। तो अगर यहाँ पे हम f निकालें तो f बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ma। ठीक है, अब यहाँ से ma की जगह कितना रखोगे? 5a, यानी अब कितना हो गया? f बराबर 5ma। क्या हो गया? 5ma। अब दूसरा कंडीशन में देखो, दूसरा कंडीशन में यहाँ पे अगर हम निकालें f बराबर, तो f बराबर अभी हमने क्या देखा था? a में देखा था। f बराबर हमने क्या देखा था? a में देखा था। अब इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको समीकरण नंबर सेकंड, दोनों की तुलना करोगे तो आप क्या पाओगे? f बराबर ma, ठीक है, f बराबर 5ma और इसमें क्या है? f बराबर 5, f बराबर ma, एक में सिर्फ f बराबर ma। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो ma कट जाएगा, यानी अब बल भी होगा वो कितना होगा? 5 गुना होगा। ma क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। अब यहाँ से f का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये भी अब क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। ठीक है,
तो समझ में आया होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, इसका संवेग क्या होगा। तो देखिए पहले इसको अच्छे से समझिए। ये मेज है, ठीक है, और इस पर कोई पिंड रखा हुआ है। मान लीजिए ये कोई पिंड है, इस पर कोई पिंड रखा हुआ है जिसका मास कितना है यानी द्रव्यमान कितना है, तो 0.2 kg। अब यहाँ पे आपको संवेग ज्ञात करने के लिए बोला है, तो P बराबर क्या होता है mv। अब यहाँ पे m का मान क्या भरोगे 0.2 kg। अब इसमें बताओ इसका कोई वेलोसिटी है, कोई वेग है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेज पर स्थिर पड़ा है, तो इसको आप क्या करोगे 0, और जब 0 से गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी इसका जो संवेग होगा वो क्या हो जाएगा 0 होगा। देखिए उत्तर में हमने लिखा भी है, उत्तर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकड़ भी चल रहा है, इनमें किसका संवेग अधिक होगा। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग क्या होगा अधिक होगा। यहाँ पे ट्रक है, ठीक है, मान लो ट्रक 50 kg का है, ठीक है, और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकड़, मान लो एक कंकड़ 10 किलोग्राम का है, तो जब यहाँ पे आप संवेग निकालोगे P निकालोगे तो P बराबर क्या होता है mv। ठीक है, अब यहाँ पे m का मान कितना है, तो इसमें 50 kg, हम पहले ट्रक के लिए निकाल रहे हैं, ट्रक के लिए, ठीक है। अब 50 गुना कितना से चल रहा है 10, तो ये कितना हो जाएगा 500। अब इसका निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा mv, P बराबर mv। अब यहाँ पे क्या रखोगे द्रव्यमान इसका 10 और ये 10 100। अब यहाँ पे देख पा रहे हो किसका यहाँ पे संवेग अधिक हो रहा है, तो ट्रक का हो रहा है, तो उत्तर में भी इसका क्या हो जाएगा ट्रक का, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हमने है, लिखा ये है क्योंकि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका संवेग अधिक होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गति के उस नियम का नाम लिखें जो निम्नलिखित में लागू होता है। जैसे कि पानी में तैरना, मेज पर पड़ी पुस्तक का वहीं रहना, गोली को छोड़ना, ये सब कौन से गति के नियम को लागू करते हैं। तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति पानी में तैरता, मान लीजिए आपके पास पानी है और इसमें आप तैर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, तैरने के उपरांत पानी को आप पीछे की ओर धक्का देते हैं और अपने बॉडी को आगे की ओर धक्का देते हैं। तो यहाँ पे पानी भी आपसे कुछ बल लगाता है, तभी तो आप इस पे धक्का देते हैं ना। तो यानी ये कौन से नियम का हो गया, ये आपका गति का तृतीय नियम हो गया। मेज पर पड़ी पुस्तक, मान लीजिए आपके पास मेज है और इस पे ये आपका पुस्तक रखा हुआ है, ठीक है, तो ये पुस्तक जब इसी कंडीशन में रहेगा, इसी पर रहेगा, इस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये पड़ी पुस्तक यहीं पे रहेगा, तो ये कौन से नियम का काम करेगा, तो ये प्रथम नियम का काम करेगा। फिर उसके बाद गोली को छोड़ना, जैसे ही आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो ये पहले पीछे की ओर धक्का देता है, उसके बाद ये आगे की ओर जाता है, तो इसमें कौन से नियम का काम कर रहा है, तो ये आपका तृतीय नियम। तो आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। उत्तर में हमने लिखा भी है कि पहला में गति का नियम जो है वो तृतीय है, सेकंड में प्रथम है और थर्ड में आपका तृतीय नियम है। तो इन तीनों चीजों को आप यहाँ पे लिख पाएंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि घर्षण की दिशा क्या होती है। तो घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगती है और इसका परिमाण आप अपने खुद से भी ढूंढ सकते हैं। जब आप पैदल चलते हैं, जब आप किसी साइकिल को चलाते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। वो जो टायर है जो लगा हुआ होता है साइकिल में, वो जिस रोड पे चलता है उस पे घर्षण के द्वारा ही आगे की ओर बढ़ता है। तो ये हमेशा किस दिशा में लगती है, हमेशा विपरीत दिशा में लगती है। तो उत्तर में इसका क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 0.1 किलोग्राम का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है, उस पर लगा हुआ बल कितना है। अब चलिए इसको पहले समझिए
तो यहाँ पे तो पहले ही आपको कहा गया है इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, m दिया गया है। और ये कह रहा है कि चिकनी सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, यानी यहाँ पे ये 4 है तो ये 4 तक ही चल रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम इसका त्वरण निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 इक्वल टू कुछ टाइम लेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने टी लिखा, ठीक है, तो ये पहले ही 0 हो जा रहा है। तो जब a 0 हो गया यानी a 0 हो गया तो अब यहाँ पे हम बल निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि a बराबर m में होता है और m का मान तो 0.1 kg दिया ही है और a का वैल्यू 0 लिखेंगे तो जब ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उस पर लगा हुआ बल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे हमने, आपको खुद से लिख लीजिए कि इसका जो लगा हुआ बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट्स को मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि 2 न्यूटन का एक बल 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें त्वरण क्या होगा। यानी यहाँ पे क्या निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पे बल दिया है, यानी कि बल कहने का मतलब F का मान दिया है 2 न्यूटन और यहाँ पे द्रव्यमान दिया है M दिया है 2 kg। ठीक है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला F बराबर ma। ठीक है, यहाँ से आपको फाइंड करना है A, तो A बराबर आप क्या लिख सकते हैं, F बट्टा M लिख सकते हैं ना। और F का मान कितना है, 2 न्यूटन है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ma। M का मान कितना है, 2 kg। तो ये कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन प्रति किलोग्राम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, 1 की क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसको आप चेंज कर लीजिए न्यूटन को और किलोग्राम को। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आइए इसका जानते हैं क्या क्या चीज दिया है। तो इस पर बल दिया है, यानी F का वैल्यू दिया है 25 न्यूटन। ठीक है, और A का वैल्यू दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको क्या करना है, यहाँ से वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, यानी m बराबर वाट। आपको फॉर्मूला पता है, F बराबर m है। आप यहाँ से खुद निकालिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका द्रव्यमान कितना आया। आप सभी का ये काम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि F बराबर m में कितना इसका वैल्यू आया। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का इतना ही क्वेश्चन था। फिर अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले चैप्टर को लेकर के। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।